ऊपर उनको मज़ीद ब्रीफिंग भी जो है वो दी जाएगी और उनसे हमने तायद भी मांगी है अपने इंतखाबी इस्लाहात के एजेंडे के लिए, जो उन्होंने ग्रेशियसली जो है वो दी है। और उन्होंने कहा है कि वो इस एजेंडे में वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ हैं। और हम ये समझते हैं कि जब तक आप इलेक्शन का सिस्टम जो है उसको हम एक शफाफ नहीं कर लेते, पाकिस्तान में जमहूरियत का जो एक जिसके ऊपर जो एतराज़ात है इलेक्शन पे, उसका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है और उसी सिलसिले में हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और मोहम्मद इलियास साहब। नाज़रीन, गवर्नमेंट अहम कौमी मामलात पर कानून साजी के लिए एक्टिव हो गई है। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं के दरमियान एक अहम इजलास हुआ, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने इत्तेहादी जमातों को कौमी इशूज़ पर कानून साजी से मुतल्लिक एतमाद में लिया और इंतखाबी इस्लाहात समेत अहम मामलात पर इत्तेहादियों से हिमायत मांगी और मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने पर इत्तेफाक किया। प्राइम मिनिस्टर ने एक बार फिर ये वाज़ेह किया है कि अगला इलेक्शन हर सूरत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए कराएंगे। ज़राए का ये भी कहना है कि गवर्नमेंट ने EVM, इंतखाबी इस्लाहात और कुलभूषण यादव से मुतल्लिक बिल समेत 30 बिल्स मंजूर कराने का फैसला किया है और इसी हवाले से 8 नवंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाए जाने का इम्कान है। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल है। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। अहम कौमी इशूज़ पर कानून साजी के मामले को लेकर आपके ख्याल में गवर्नमेंट के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज है कि सबको इकट्ठा करे, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इन अहम बिल्स पर अपनी मर्जी की कह लें कानून साजी करवाई जाए? जाहिर है कि जो हुकूमत है उससे अपनी मर्ज़ी की कानून साजी का नंबर 1 तो हक़ है और उसे ये हक़ अदा करना चाहिए। लेकिन इशू ये होता है कि ज़ाहिर है आपके पास अक्सरियत नहीं है सेनेट में और मुख्तलिफ़ इशूज़ पे बहुत सारे बिल हैं जहाँ पे हिज़्ब इख्तिलाफ़ चाहती है कि ये कानून साजी ना हो या उसमें इत्तफ़ाक़ राय होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इशू है, ये 30 बिल लेके आ रहे हैं कुछ टाइम लैप्स की वजह से कि मुकर्ररा मुद्दत में अगर आप नहीं कर सकते किसी भी एक ऐवान से तो फिर उसको मुश्तरका इजलास में ले जाना होता है, और कुछ होता है कि आपकी अक्सरियत नहीं है और आप वहाँ नहीं जाना चाहते। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाला भी इसीलिए पिछली दफ़ा करारदाद पास करा के भिजवाया गया और हुकूमत ने तय किया है, चूँकि उनको बचत इसी में नज़र आ रही है। उनका ख्याल ये है कि चूँकि माजी में हर इलेक्शन पे धांधली का इल्ज़ाम लगा है, तो अब उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ़ के तौर पे इलेक्शन कमीशन को ले लिया है। चूँकि फवाद चौधरी साहब ही टारगेट सेट करते हैं, बेशक इस दफ़ा वो खुद हिट विकेट हुए हैं, ये TLP के मामले में अब दोबारा आएंगे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन उनका टारगेट इलेक्शन कमीशन है। बड़ी अहम ब्रीफिंग में भी उन्होंने उस दिन यही सवाल उठाया था कि TLP के अकाउंट्स को इलेक्शन कमीशन खुद क्यों नहीं देखता। मैंने तो उनसे ये पूछा कि जी आप क्यों नहीं दरख्वास्त दे देते TLP के अकाउंट्स पे, क्योंकि PTI ने PMLN और पीपल्स पार्टी का भी अकाउंट मांगा है, तो वहाँ वो आर्टिकल 17 ढूंढ लाए कि जी वो आज खुद इख्तियार रखते हैं। उस आज खुद इख्तियार पे जो शोकाज नोटिस हुआ है उस पर तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सबको बाजमात जाने का मशवरा दिया है कि इलेक्शन कमीशन पे, ताकि दबाव बढ़े। असूली बात यह थी कि इलेक्शन कमीशन को हिज़्ब इख्तिलाफ़ समझने की बजाय पाकिस्तान का आइनी इदारा समझते हुए उनके साथ मुखासमत बढ़ाने की बजाय उनसे बातचीत करनी चाहिए थी। लेकिन चूँकि वो इनका एक तरीक़ाकार है कि दबाव बढ़ाओ। जैसे वो फवाद चौधरी साहब का ख्याल है कि मीडिया पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आज़ाद है और उसको हदूद क़यूद मुकर्रर करनी चाहिए, तो वो अपना एक बिल लेके भी फिर रहे हैं कि मीडिया के ऊपर किस तरीके से चेक एंड बैलेंस के नाम पे वो फर्दर क्या वो लफ्ज़ और फ़िक्रे देंगे कि हम क्या बात कर सकेंगे और क्या नहीं कर सकेंगे। वो खैर अब देखेंगे कि वो जब वक्त आएगा और फिर हम कैसे उस पर रिएक्ट करेंगे और लोग कैसे बात करते हैं। इसी तरह ये जो कानून साजी है, जो जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, ये गवर्नमेंट का राइट है। तो जहां आप अच्छा काम करने जा रहे हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ़ नहीं कर रही, तो आप पब्लिक कर दें, लेकिन बजाय इदारे के साथ एक इदारा लड़े, और वो क्रिएट किए हुए आइन के इदारे हैं, वो किसी की ज़ात पे नहीं। और फिर जो ये बार बार चेयरमैन नैब पे कहते हैं कि जी आपने लगाया था तो आप भुगतें, तो भाई जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है आपने लगाए थे तो फिर आप भुगत लें। मतलब एक ही बात होगी ना दोनों तरफ के, वो उस पुरानी गवर्नमेंट ने लगाया था, ये नई गवर्नमेंट ने लगाया है, उसमें भी हिज़्ब इख्तिलाफ़ साथ थी, आज भी हिज़्ब इख्तिलाफ़ है। अगर खुर्शीद शाह मुकमुका के अपोजिशन लीडर थे तो आज शहबाज शरीफ क्या आपके साथ मुकमुका के लीडर हैं कि आपने सिकंदर सुल्तान राजा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया था? क्योंकि मेन जोर इस पे है। बहरहाल आज प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट में और इत्तेहादियों के इजलास में बहुत खुश नज़र आ रहे थे, चूँकि कुछ खबरें ये आई कि PTI और
तहरीक लब्बैक को अब जो पॉलिटिकल किरदार देना है, ये दोनों आपस में चल सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन चूंकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसों में इल्ज़ाम लगाए इंडियन फंडिंग के और आप चाह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन चेक करे, वो तो अब आपने वापस ले लिए। अब ये नहीं समझ आती कि इसके ऊपर डेफेमेशन का लॉ किस तरह वजीर इत्तलात और उन वजीरों पे लगेगा जो ये सारी खबरें चलवा रहे थे और बयान कर रहे थे कि इनके अकाउंट चेक करें, क्योंकि ये सब चीजें मीडिया पे ऊपर तो लागू करते हैं, लेकिन जब खुद बयान देते हैं और फिर इनको साइड पे किया गया। मैं वो नहीं कह रहा कि मीटिंग से निकाल दिया गया, मेरी इत्तला के मुताबिक ऐसा नहीं है। ये दोनों साहिबान जिनके नाम आए थे, ये अपनी पहले से एक मीटिंग में मौजूद थे, लेकिन इनको चुप तो कराया गया ना, क्योंकि इनका स्टांस कुछ और था। आज पॉलिटिकल स्टांस में फोकल पर्सन शाह महमूद कुरैशी हो गए हैं और थोड़ी बहुत इजाजत वजीर इत्तलात के तौर पर इनको भी दी गई है कि आप भी बयानबाजी में हल्का फुल्का मैदान गर्म कर सकते हैं। तो अब हुकूमत के लिए चैलेंज सिर्फ यही है कि जो आप कानून साजी करने जा रहे हैं, एक तो वो पार्लियामेंट में चैलेंज, अदलिया में चैलेंज ना हो जाए कि आप ऐसे कानून बनाएं जो शख्सी ना हो और वो ऐसे ना हो कि वो तासुर दे रहे हो कि आप इदारे से टकराव करने जा रहे हैं। बेहतर होगा फिर भी कानून बना लें, इंप्लीमेंट तो उसने आइन और कानून की रोशनी में होना है, और इलेक्शन कमीशन ने वैसे ही करना है जैसे आइन बताएगा, क्योंकि उनको आपको हमें सबको याद है कि सुप्रीम कोर्ट की एक डायरेक्शन को लेके जो फैसले में नहीं आई थी, डायरेक्शन आई थी कि इलेक्शन कमीशन देखे कि वोट ओपन कैसे हो सकता है। तो इलेक्शन कमीशन ने जो मौक़िफ़ लिया था कि सेनेट में खुफिया वोट ओपन नहीं हो सकता, ये आईनी कदगन है। तो इसी तरह जब आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे जाएंगे तो दुनिया में बड़े बड़े ममालिक में कई कई साल तजर्बे हुए हैं। तो आप ज़िमनी इलेक्शन फटाफट सीटें पीटीआई खाली करे एक एक करके और तजर्बे इतने करा ले, मेरा ख्याल है जीत तो जाएंगे ये सारे ज़िमनी इलेक्शन। पहले भी इनको कोई मसला नहीं है पब्लिक में, तो ये आज भी हमारा अगला सवाल उस पर आ जाएगा, हम बात कर लेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी रेपुटेशन हो चुकी हुई है। तो इनको चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन को फटाफट टेस्ट करा लें, बजाय इसके कि इलेक्शन कमीशन तकलीफ करे, आप एक रिजाइन करे, एक जीतें, फिर दोबारा कराएं, अगला इलेक्शन करा लें, वो पता चल जाएगा सब कुछ। बिल्कुल अयाज साहब, जाहिर है ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का भी एक बहुत सारे इसमें सवाल आते हैं, लेकिन गवर्नमेंट उस तरह से मुतमईन नहीं कर पाई, ना ही इलेक्शन कमीशन को बतौर इदारा और ना ही ऑपोजिशन को। जाहिर है वो भी स्टेक होल्डर होंगे इलेक्शन के दौरान। आपके ख्याल में अब ये जो अहम मामलात की कानून साजी है, गवर्नमेंट के लिए आपको लगता है कोई चैलेंज है, या है तो किस तरह से निपटेगी? सबसे पहली बात तो ये कि राना साहब बड़ा मासूम समझते हैं पीटीआई को और इनकी हुकूमत को कि वो सीटें खाली करते जाएंगे और इलेक्शन कराते जाएंगे। बादशाह बंदे हैं राना साहब, आप जो सीटें खाली हैं उस पर वो कहते हैं करा लें, यहाँ पे तजुर्बा कर लें, हम क्यों सीटें खाली करें? क्योंकि जो सीट खाली करनी है वो उसके बाद पता ही नहीं चलना वो सीट गई कहाँ। अयाज साहब आपकी बात काट रहा हूँ, वो सुना है जमशेद चीमा और उनकी अहलिया पे एक रिपोर्ट आ गई है कि उन्होंने खुद ही गलत कराया कि कौन लड़ेगा ये इलेक्शन, इतने पैसे लग जाएंगे। वो पैसे बड़े लगते हैं ना। देखें, बिजनेसमैन बड़ा समझदार होता है, वो घाटे का सौदा कभी नहीं करता। उसको जब नजर आ रहा हो कि इतने पैसे लग जाएंगे तो बिल्कुल ठीक है। इनको चाहिए था ना कि वो कवरिंग कैंडिडेट बेगम को ना रखते, किसी और को रख देते, वो शायद बेचारा लड़ लेता। मुझे लगता है कि इनको चाहिए वो असलम गिल की हिमायत कर दें, पीपल्स पार्टी की, हो जाते हैं कहीं इत्तेहाद भी हो जाता है। अब चैलेंज गवर्नमेंट के लिए कितना बड़ा है ये आपका सवाल है, क्योंकि कुछ अर्सा पहले तक हमें गवर्नमेंट बहुत वीक फुटिंग्स पे लग रही थी, लग रहा था कि बस ये सुबह गया ये शाम वाली सूरत हाल कुछ हमें दिखाई दे रही थी। उस हवाले से तो ये इम्तहान भी होगा गवर्नमेंट का कि ये इतने मेंबर्स अपने इकट्ठे कर लेगी कि ये कानून साजी कर ले, जो बज़ाहिर तो लगता है कि कर लेगी। को बड़ा जैसे आमिर बता रहे थे कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब खुश भी बड़े थे, तो खुशी चेहरे से जब फूटती है तो बिला वजह नहीं फूटती। जाहिर है कहीं पीछे कॉन्फिडेंस होता है तो फिर ही आप बहुत ज़्यादा मुस्कुरा भी रहे होते हैं, या बहुत ज़्यादा परेशान हो फिर भी आप, लेकिन वो पता चल जाता है, बॉडी लैंग्वेज आपकी बता देती है कि आप जेन्युइनली खुश हैं या कोई मतलब पॉज कर रहे हैं खुश होने का। लेकिन कर लेगी। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये चैलेंज भी होगा तो इसका कोई फ़र्क पड़ेगा। उसकी वजह ये कि सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुकी है कि इलेक्शन का सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि शफाफ हो जाए। शायद उसी पे गवर्नमेंट खेल भी रही है कि ईवीएम मशीन्स आ जाएंगी और उसके बाद कोई इशू नहीं रहेगा। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि इलेक्शन के रिजल्ट्स फिर भी कोई नहीं मानेगा, क्योंकि इस मुल्क में रिवायत ही नहीं है इलेक्शन के रिजल्ट्स मानने की। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती जो पीटीआई हमेशा कहती रही है कि इदारों को मजबूत करना, इलेक्शन कमीशन को मजबूत करना था इन्होंने, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाए। ये जाहिर है इलेक्शन कमीशन इतना मजबूत हो जाए तो फिर उसके बाद इशू ही नहीं रहेगा,
फिर उस पर उंगली कोई नहीं उठा सकेगा। जब तक आप इलेक्शन कमीशन को मजबूत नहीं करेंगे, जितनी मर्जी कानून साजी कर लें, जोन सी मर्जी मशीनें आप ले आएँ, वो इलेक्शन के रिजल्ट्स कोई नहीं मानेगा। ये तयशुदा बात है। गवर्नमेंट की हो सकता है नीयत बहुत अच्छी हो कि जी शफाफ इलेक्शन हो जाएं, लेकिन वो तो पहले ही कह रहे हैं कि आरटीएम सिस्टम बैठ गया था, अब ये बैठ जाएंगी, तो कौन जिम्मेदार होगा? तो जब एतमाद की फजा ही नहीं है और ना ही आप कायल कर सकें, आप कौम को भी तो इस पे कायल नहीं कर सके ना। एक आप ऐसा माहौल बना देते कि लोग ऑपोजिशन से सवाल करते कि भाई तुम लोग क्या इसमें धांधली करना चाहते हो इलेक्शन में, लेकिन वो चूंकि माहौल गवर्नमेंट नहीं बना सकी, इसलिए ये नीयत साफ होने के बावजूद ये कहा जाएगा कि गवर्नमेंट की बदनीयती है, इसलिए ये मशीन सही। जी ब्रिगेड साहब, एतमाद की फ़ज़ा नहीं है जिस तरह अयाज साहब कह रहे हैं, लेकिन जाहिर है अब गवर्नमेंट तो डटी हुई है ईवीएम को भी लेकर, इंतखाबी इस्लाहात पर तो चले रिफॉर्म्स आनी चाहिए। आपको लगता है कि गवर्नमेंट के लिए बड़ा ईजी है ये इस तरह से करवा लिया जाएगा, बाद में इनको किसी किस्म की मुश्किल नहीं कोई फेस करनी पड़ेगी? नहीं, आई थिंक दुआ ये बड़ा मुश्किल काम है। और सेकंड ये कि अदारों में बिल्कुल एक हमांगी होनी चाहिए और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए, लेकिन उसमें मेरे ख्याल में गवर्नमेंट का भी कसूर है और इलेक्शन कमीशन का भी कसूर है, क्योंकि खास तौर पे जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात थी, अगर इलेक्शन कमीशन अपनी ऑब्जर्वेशन दे देते इस तरह की कि जी हमें ये 30 पॉइंट है, इनको अगर ठीक कर दें तो वी आर रेडी टू गो, बिकॉज देन वी हैव कॉन्फिडेंस कि कल को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे कोई फिंगर रेज नहीं कर सकेगा कि ये यहाँ पर गलत इलेक्शन हुए हैं। इसलिए हमें अपनी साख के लिए, फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की ये 10 चीजें चाहिए। अगर वो आप नहीं डालते और सिर्फ आप वैसे ऑब्जर्वेशन डाल देते हैं, फिर क्वेश्चन रेज होते हैं। और आई थिंक ये वजह है जिसकी वजह से एतमाद गवर्नमेंट का भी इलेक्शन पे। लेकिन अब इस सूरत में जाहिर है कि गवर्नमेंट इज डेफिनेट डिटरमिन्ड के आई वोटिंग और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और उसके बाद ये जो डिफरेंट चीजें हैं इलेक्शन, ये नैब की डिफरेंट कानून सारी वो करना। अच्छा ब्रिगेड साहब, माजरत के साथ आपकी ऑडियो में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। अभी मैं फैसल साहब आपकी तरफ आऊँगी। आपके ख्याल में गवर्नमेंट के लिए कितना बड़ा चैलेंज है अहम कौमी इशूज़ पर कानून साजी को लेकर? देखिए, कानून साजी करना तो ये बहुत अच्छी बात है और ज़्यादा मुनासिब अमल ये होगा कि कानून साजी के मामले को जो है वो अपनी अना का मसला नहीं बनाए और अपोजिशन के साथ जो है इस मामले पे जो है मुशावरत करें। हो सकता है कि अगर आपकी नीयत सही है तो अपोजिशन की तरफ से जो है आपके इसी प्रोजेक्ट के लिए जो है वो ज़्यादा बेहतर जो है कोई नुक्ता जो है सामने आ जाए, और हो सकता है कि अपोजिशन जो है वो आपके इस प्रोजेक्ट को जो है वो तस्लीम कर ले और आप अपोजिशन को इस बात पे कायल कर ले कि ये काम जो है वो गलत नहीं हो रहा। लेकिन आप इतने बड़े मामले पर अगर अपोजिशन को या अपने मुखालफिन को वो अलग रखेंगे और अददी बरतरी की बुनियाद पे ये काम करने की कोशिश करेंगे तो ये मुनासिब नहीं होगा। अच्छा, फिर मौजूदा हुकूमत और ख़ासतौर पर हुकूमत के सरबराह इमरान खान इस बात का बरमला इज़हार करते हैं कि अभी हम सीखने के अमल में, अभी हम सीख रहे हैं। 3 साल तो उनको हो गए सीखते हुए, तो उनको कम से कम इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि आइन में और कानून में जो है वो फ़र्क होता है। तो वो कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते जो आइन से मुतसादिम हो। तो इस बात का भी वो मद्देनजर रखें कि वो जो कानून साजी करने जा रहे हैं, क्या वो जो आइन है उससे मुतसादिम तो नहीं होगी कि बाद में सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज हो, सुप्रीम कोर्ट जो है उसको जो है फारिग कर दे उस कानून को। अच्छा, उन्होंने इस पर उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो सारा इन्हिसार जो इनके पास इतने कानून के सबसे बड़े उन्होंने बुकरात की खिदमत हासिल की हुई हैं, वो उन तक अपनी खिदमत को जो है मुशावरत के अमल को जो है फ़रोग नसीब के साथ जो है महदूद ना करें, वरना उनके लिए जो है जैसे माजी में उनके साथ 2-3 दफ़ा जो है वो हाथ हो चुका है, फिर दोबारा जो है उनको किसी को मुश्किलात का सामना, जिसको हम रुस्वाई नहीं कहते, हम ये कह लेते हैं कि उनको अपनी बात पे यू टर्न लेना पड़ता है, तो ऐसे कोई उनको जो है मामलात का सामना ना करना पड़े। बहरहाल एक बहुत बड़ा काम है ये, इलेक्शन का तरीक़ेकार जो है तब्दील होने जा रहा है। ये सिर्फ तहरीक इंसाफ का इशू नहीं है, ये पूरे 22 करोड़ लोगों का मामला है, ये आने वाली नस्लों का मामला है। इसको इस मामले को जो है वो ताकत के जोर पर और अददी बरतरी की बुनियाद पे मनवाना किसी तौर पे जो है मुनासिब नहीं है। ये कोई मामूल की कानून साजी होने नहीं जा रही।
ये इस कानून के अमल से कुछ चंद अफराद या चंद लाख अफराद मुतासिर नहीं होंगे। ये तो फिर नस्लों का ये मामला, इस पर तो सिर्फ अपोजिशन नहीं, आपको तो अवाम को भी जो है वो एतमाद में जो है वो लेना चाहिए। बिल्कुल एक नई नौइयत का तजुर्बा हो रहा है, और ऐसा तजुर्बा जिसको दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक जो है वो भी इस पे जो है इतना ज़्यादा जो है निसार नहीं करते। अगर आपका इतना एतमाद है उस नए सिस्टम पर, तो इसको तो आपको एक आम आदमी को भी एतमाद मिलना चाहिए। आपको तो ये वज़ीर-ए-आज़म साहब को जो है वो टीवी पर आके जो है इस वोटिंग सिस्टम पे, नए तरीका इंतखाब पे और मशीन के ऊपर जो है वो आवाम को जो है ब्रीफिंग देनी चाहिए, बताना चाहिए कि ये मशीन जो है वो किस किस तरीके से जो है वो महफूज है, मशीन से जो है वो धांधली नहीं हो सकती। हम सबको जो है वो खुशफहमी का, खुशगुमानी का जो है वो मुजाहरा करना चाहिए कि वाकई अगर मौजूदा हुकूमत की यही नीयत होगी कि ये धांधली को रोका जाए। लेकिन हमारे मुल्क में जो निज़ाम है और जो लोगों की एक रिवायत है कि लोग इस बात पे यकीन करने को तैयार नहीं है कि कोई भी आदमी जो है वो इज्तिमाई सोच रख सकता है, या कोई भी पार्टी जो है वो मुल्क को, कौम के मफाद को और नस्लों के मफाद को सामने रख के जो है फैसले कर सकती है। हमारा एक अमूमी तासुर ये होता है कि जो भी फैसला करेंगे इनके आगे इनकी पार्टी का मफाद ही होगा। तो बहरहाल इस मामले पे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मामूल की कानून साजी नहीं है। ठीक है जी, बरगे साहब कंप्लीट कीजिएगा प्लीज। देखें, मैं ये बात कर रहा हूँ कि ठीक है, अभी ये प्रॉब्लम्स हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि अभी जो भी इलेक्शंस होते हैं एक ज़मीनी इलेक्शन में, उसमें उसको ट्राई करें और देखें कि ये इसकी कितनी ऑपरेशनबिलिटी है, क्या डिफेक्ट्स हैं, क्या फर्दर इम्प्रूवमेंट चाहिए। अगर हम ये चेक कर लेते हैं और सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद ऑपोजिशन को भी दिखाएं, और अच्छा एक मेरे ख्याल में एक जॉइंट सेशन ऐसा करें जिसमें प्रेजेंटेशन करें और सबकी जो गलतियां उनसे। असल में प्रॉब्लम ये कि खारिज इतराज़ करता है, हल नहीं बताते कि इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या चीज़ों की और ज़रूरत है। लाइक ऑपोजिशन ने अपना जवाब ही नहीं जमा कराया था, इलेक्शन कमीशन ने कोई ऐसे पॉइंट डाल दिए जो बिल्कुल बच्चों वाले पॉइंट थे, वो उनको नहीं चाहिए। नॉट के रिफ्यूज़ करने हैं जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ रिफ्यूज़ल। आपको कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव चीज़ें डालनी चाहिए ताकि वो इसका मसला हल हो जाए। और गवर्नमेंट को ज़ाहिर है प्रॉब्लम है अददी, इसीलिए वो जॉइंट सेशन कर रहे हैं। सो इट गवर्नमेंट हैज़ टू बी वेरी वेरी श्योर कि कोई ऐसी आइन, गलत आइन के खिलाफ ना कानून साजी करें जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज और इनके लिए एम्बेरसमेंट हो। आई एम श्योर कि लॉ टीम जो है वो इसको वर्कआउट करेगी और होपफुली इसको पॉजिटिव एंड में। एक अच्छी बात है, कम से कम पार्लियामेंट को फाल किया, पार्लियामेंट में जा रहे हैं, अवाम के नुमाइंदे इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और कानून साजी करेंगे। ये जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ये बहुत बेहतर है। सही है, बिल्कुल। वैसे तो पार्लियामेंट में जाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये बुलडोज होगा। जी इलियास साहब। हाँ जी बिल्कुल, ये तो सबको पता है कि अपोजिशन की जानब से बड़ी इसकी मुखालफत की जा रही थी, क्योंकि उनको पता है कि इसमें गवर्नमेंट बता ही नहीं सकी तभी कि इसमें ट्रांसपेरेंसी का लेवल क्या होगा, किस तरह होगा, किस तरह चलाएंगे। क्योंकि ये पूरे मुल्क में अगर करवाते हैं, जाहिर है सबकी है कि धांधली होती है इलेक्शन में, हर इलेक्शन के बाद एक शोर मचता है और वो उसके ऊपर एक पूरा 1-2 साल नहीं पूरे 5 साल लगे रहते हैं कि जी धांधली हुई, धांधली हुई। दूसरे तो कोई काम नहीं होता, ये धांधली पर शोर मचता है लेकिन होता कुछ नहीं। लेकिन अगर ये लेके आ रहे हैं EVM, तो इस सिस्टम को बताना चाहिए कि ये मुल्क में किस तरह पूरे लगाया जाएगा, लागू किया जाएगा, किस तरह लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, ट्रांसपेरेंसी की क्या इसमें रेशो है, किस तरह होगा, किस तरह जज करेंगे लोग। ये जाहिर है ये तमाम चीज़ें गवर्नमेंट को बतानी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ये इस चीज़ को खुद अपने तक ही महदूद रखेगी तो लोगों को किस तरह पता चलेगा, आवाम को पता चलेगा, जिन्होंने वोट डालना है उनको पता चले कि किस तरह वोट डालेंगे, किस तरह उनको उनके जो अपने रायदही कर रहे हैं उसका क्या नताइज आते हैं। ये तमाम चीज़ें देखनी चाहिए, गवर्नमेंट को बताना चाहिए इसको कि कानून साजी करने जा रहे हैं इस पर। तो अपोजिशन ने जाहिर है इस पर पहले भी इख्तलाफ किया है कि जी वो चाहते हैं कि जी ट्रांसपेरेंसी हो, धांधली ख़त्म हो, लेकिन जो सिस्टम लेके आया जा रहा है तो इस पर सबको एतमाद में लेना चाहिए, बजाय कि इसको नाफिज किया जाए फिर इसमें एक और शोर शराबा हो और बिल्कुल जो इसी तरह के आपस में इसको बुलडोज कर दिया जाए तो इसका कोई नताइज सामने ना आए, वक्त ज़ाया हो, सरमाया ज़ाया हो। इसका बताना पड़ेगा कि पूरे मुल्क में एक वक्त में करेंगे या इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लेके आया जाएगा, किस तरह करेंगे। इस सिस्टम को चलाने के लिए इलेक्शन कमीशन को बाख्तियार मज़ीद बनाना चाहिए ताकि वो बेहतर अंदाज में इस सिस्टम को लाया जा सके। लेकिन यहाँ तो एक अजीब सिस्टम है, अपोजिशन अलहदा है, इलेक्शन कमीशन अलहदा है और गवर्नमेंट एक साइड पर इनको धक्के के ज़ोर पर लगाना चाह रही है कि जी अपने सिस्टम को नाफिज किया जा सके। ज़ाहिर एक अच्छा काम है, EVM आना चाहिए, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स आनी चाहिए, इससे टाइम बचेगा, जो कहीं धुंध शुंध का मसला भी नहीं होगा फिर
तो रिजल्ट वक्त पर आएंगे। तो वैसे मसले जो काफ़ी है कि इसको ट्रांसपेरेंसी का बताना चाहिए और किस तरह इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा, किस तरह लोग वोट डालेंगे। फिर भी रहेगी क्योंकि रिजल्ट फिर भी थैलों में जाना है, इस मशीन का भी इंटरनेट से नहीं जाना। तो जाहिर यही तो सर मसला है। इस पे जो अगर थंब इम्प्रेशन लगेगा तो उस पर काफ़ी हद तक धुंध कम होती नजर आती है, लेकिन इसको बताना पड़ेगा कि नहीं रोबोट से हम करा देंगे आगे, रोबोट्स ले जाएंगे क्योंकि इंटरनेट नहीं है, बिजली नहीं है और मोबाइल आपको चाहिएंगे अच्छे वाले जो डाटा फीड कर सकें और गवर्नमेंट पैसे दे दे। इंटरनेट नहीं और रिजल्ट फिर भी थैले में जाना है। सही है। फिर थैले में जाना तो फिर थैलों में ही काम होगा सारा कुछ। लेकिन अभी तक ये देखें जैसे कह रहे हैं पहले भी तो यही हो रहा है, जो है वो यही तो कमाल है। पहले थैलों में भी चला जाए ठीक है, बोरी में नहीं जाना चाहिए। तो ये जो सिस्टम है जब तक ये नहीं क्लियर करेंगे इसको नहीं अपोजिशन को फैसल भाई बता सकते हैं, बजाय एहतजाज करके या वॉकआउट कर जाए, अब अपना किरदार अदा करना चाहिए। अगर ये मुफाद में नहीं है, मुल्क की मुफाद में, अवाम के मुफाद में नहीं, तो फिर इसको नहीं आना चाहिए। अगर फायदेमंद है तो बिल्कुल इसके साथ सपोर्ट करनी चाहिए ताकि ये धांधली वाला जो एक चैप्टर है ये क्लोज होना चाहिए। बिल्कुल जी, आपकी बात दुरुस्त है। तमाम स्टेक होल्डर्स को एटलीस्ट मुतमिन करना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि अगर वो इस मामले को आगे लेकर चलना चाहते हैं तो वो सबकी राय शामिल होनी चाहिए। राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल हमारा होगा, क्या TLP का मामला मुस्तकिल तौर पर हल हो गया है? राय लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। गवर्नमेंट और TLP के दरमियान खुफिया मुआहदे पर अमल दरामद शुरू हो गया। गवर्नमेंट की स्टीयरिंग कमेटी की सिफारिश पर मुख्तलिफ शहरों में TLP के 1000 से ज़्यादा कारकुनों को रिहा किया गया है और सैकड़ों कारकुनों को रिहा करने की मंजूरी दी गई है। महकमा दाखिला पंजाब ने यह वाज़ेह कर दिया कि जिन अफराद के खिलाफ केसेस नहीं थे उनको रिहा कर दिया गया है, जिनके खिलाफ केसेस हैं उनको रिहा नहीं किया जा रहा। ताहम पंजाब गवर्नमेंट का ये फैसला सामने आ रहा है कि साद रिजवी की रिहाई के खिलाफ दायर अपील वापस ले ली जाएगी। साद रिजवी की रिहाई के लिए वजीराबाद के करीब TLP का एहतजाजी मुजाहरा जारी है अभी भी, और दरियाए चनाब का पुल भी बदस्तूर बंद है, जिसके बायस जाहिर है GT रोड पर ट्रैफिक ताहाल बहाल नहीं हो सकी है। नाज़रीन, आज प्राइम मिनिस्टर ने काबीना इजलास में वफाकी वज़रा और अरकान असम्बली को TLP मुआहदे पर बयानबाजी से रोक दिया है और हिदायत कि वो मामले पर बात करने से पहले शाह महमूद कुरैशी से मुशावरत करें। इसी हवाले से हमारा सवाल है, ब्रिगेड साहब मैं आपसे आगाज़ करूँ, चूँकि कल हम बात कर रहे थे कि ये मुआहदा माजी के मुआहदे से कितना मुख्तलिफ है। कुछ तो चीज़ें हालांकि ये खुफिया है लेकिन सामने आने ही शुरू हो गई हैं। कारकुनों को रिहा किया जा रहा है, कर भी दिया गया है, कुछ कारकुन हैं जिन्हें किया जाएगा। गवर्नमेंट भी काफ़ी मुहतात नज़र आ रही है। आपके ख्याल में अब ये TLP के मामले को देखते हुए आपको लगता है ये मुस्तकिल तौर पर गवर्नमेंट ने हल कर लिया? देखिए, आई एम डाउट्स के मुस्तकिल तो ये नहीं लगता, इसलिए कि जिस तरीके से ये गवर्नमेंट की कमजोरी रही है कि अगर आपने 8 महीने पहले एक मुआहदा कर लिया था तो आपने 8 महीने के अंदर पहले, आज से 2-3 महीने पहले इसको दोबारा इंश्योर क्यों नहीं किया कि वो सारे उसके शिक्के जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो गई हैं, ताकि ये धरने का नौबत ही ना आता। और अगर धरने की नौबत आई तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? किसकी कमज़ोरी की वजह से इतनी शहादतें हुई हैं पुलिस वालों की, लोगों की इमलाक, गाड़ियाँ, पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसके बाद जितना लोग ज़ख्मी पड़े हुए हैं उनका कौन जिम्मेदार है? अगर ये, और फिर उसके बाद जैसे कलेक्शन कॉफ चली हैं और हम फिर उसके बावजूद हम ये कहते हैं कि मुआहदा कर रहे हैं, सबको छोड़ रहे हैं, केसेस भी विथड्रॉ हो जाएंगे, तो उन फैमिलीज का क्या, उनका क्या कसूर था? इसलिए ये चीज़ें आइंदा के लिए आई होप कि गवर्नमेंट ने कंप्लीट ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम बना लिया है कि आइंदा के लिए इन राइटिंग और साथ भी गारंटर्स के साथ कि आइंदा कोई भी पुरतशद्दुद एहतजाज नहीं होगा, कोई वेपन कैरी नहीं होगा, इस तरह धरने नहीं दिए जाएंगे, रोड ब्लॉक नहीं किए जाएंगे। अगर किए जाएंगे तो इसकी रेमेडी क्या होगी, क्या सजा होगी, ये आई होप ये चीज़ें कैटर कर लेनी चाहिए। अदरवाइज, और मुझे शक ये पड़ता है कि गवर्नमेंट इलेक्शन में मे भी TLP को अलायंस में लाके इस्तेमाल करने की कोशिश, ये मेरी अपनी एप्रीहेंशन है कि क्योंकि इट इज थर्ड पार्ट, जो लार्ज पार्टी बन गई, वोट उन्होंने बहुत दिए, वोट बैंक लिया है, और कहीं ये ना किया जाए तो इसको भी सोचना चाहिए कि क्या गवर्नमेंट की ये वजह है जिसकी वजह से ये इतना लीनियंट शो कर रहे हैं। ने बहुत ये इनफेक्टिव रही है, इससे बहुत गलत मैसेज गया है दुनिया को भी, पाकिस्तान में सॉफ्ट इमेज के बजाय बहुत सख्त खतरनाक इमेज गया है, जो कि हमारे लिए आइंदा के लिए भी बेहतर नहीं है। तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, अदरवाइज ये काफ़ी मुश्किल काम है। कोई गारंटी नहीं है किस वक्त ये लोग दोबारा के बैठ जाएं, कौन इनकी स्ट्रिंग्स खींचता है, कौन इनको चलाता है, ये अभी तक क्लियर नहीं है। आई एम श्योर के साथ रिजवी के अलावा भी और भी इसमें कोई स्टेट एक्टर्स हैं।
सही जी। आया सब कल आप कह रहे थे कि रियासत इस मामले पर ज़ाहिर है उस तरह से नज़र नहीं आई जिस तरह से होना चाहिए था। अब जो सूरत हाल वाज़े हो रही है, गवर्नमेंट काफ़ी मोहतात है, प्राइम मिनिस्टर ने मना कर दिया वज़रा को भी इस मामले पर बात करने से पहले। आपके ख्याल में अब ये आपको लग रहा है कि ये मुस्तकिल तौर पर गवर्नमेंट ने हल कर लिया या ये भी वक्ती तौर पर इस मामले को सुलझाया गया? वैसे तो वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। उस हवाले से तो जो अभी तक एक्शन नज़र आ रहे हैं वो तो एक तरफा ही नज़र आ रहे हैं, मुझे सच्ची बात है। अगर ये आम कर दिया जाता, हमें बता दिया जाता कि क्या क्या तय हुआ है, हम ज़राए के हवाले से हमारे तक चीज़ें ना पहुंचती तो हम इस पर बेहतर तबसरा कर पाते, क्योंकि हमें पता होता कि क्या क्या किया गया। क्योंकि आप देखें जो पुलिस वाले शहीद हुए, जिनके बच्चे यतीम हो गए, उनके वालिदैन के सहारा चला गया, बेवा हो गई इतनी ख़वातीन, मुझे नहीं पता इसमें क्या किया गया। एक जो इज़राइल के हवाले से पहुंची कि जी जिन लोगों ने ये काम किया उनको रिहा नहीं किया जाएगा, सिर्फ उनको किया जाएगा जो महज उसमें शरीक हुए हैं धर्म में और उन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं की। अगर ये किया गया है, लेकिन स्टिल मुझे नहीं पता ये आपने किया है नहीं किया। मुझे ये पता है कि आपने एक मुआहदा कर लिया और आपने कहा जी आपके बंदे छोड़ देंगे, और आपने वो बंदे छोड़ने शुरू कर दिए। और उसके बाद कल सबसे बड़ा फैसला भी हो जाएगा, क्योंकि आपने वहाँ पे भी, चूँकि पहले रिहा जब कर रही थी हाई कोर्ट ने किया था, उस वक्त रिहा होने देते, कोई इशू नहीं था, क्या फ़र्क पड़ जाता। यहाँ तक मामलात पहुँचा के क्यों इस तरह किया गया मेरी समझ से बाहर है। इतना नुकसान क्यों किया गया? माशी नुकसान तो चले अरबों का हो गया, जो कीमती जाने चली गई वो तो वापस नहीं आ सकती। माशी नुकसान तो पूरे हो जाया करते हैं, कोई इशू नहीं है, अरबों खरबों के भी नुकसान पूरे हो जाया करते हैं, लेकिन एक जानी नुकसान हो गया, जान चली गई, वो वापस नहीं आ सकती। तो उसका जवाब कौन देगा, हिसाब कौन देगा? ये जो ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे हैं ये भी आम बात हो रही है कि कोई अलायंस बनने जा रहा है और इसलिए गवर्नमेंट इसके साथ जा रही है, और मुस्तकिल तौर पर हल कर लिया गया है। जब तक तफसीलात सामने नहीं आएंगी मैं इसका जवाब तो आपको नहीं दे सकता। जी आमिर साहब, ये वैसे खबरें तो आ ही जानी हैं एक एक करके कि क्या निकात थे, लेकिन ये खुफिया क्यों रखा गया मुआहदा, मीडिया से क्यों नहीं शेयर किया गया? ज़राए से भी तो खबरें आ ही रही हैं, तो जैसे अयाज साहब कह रहे हैं, तो इसका मतलब है जब तक तफसीलात सामने नहीं होंगी कैसे अंदाज़ा होगा कि वाकई ये मुस्तकिल तौर पर हल किया गया या नहीं? वो देखें, एतजाज़ हसन इफ्तिखार चौधरी की मुहिम में कहते थे रियासत होगी माँ के जैसी, तो रियासत है माँ जैसी। आपने वो तस्वीर नहीं देखी आर्मी चीफ की मौजूदगी में, जो तस्वीर खड़े हुए हैं सिविलियन लिबास में आर्मी चीफ, और AKD खड़े हैं और मुफ्ती मुनीब खड़े हैं और फारूकी साहब खड़े हैं, और उन्होंने फिर बयान दिया कि ये 100% उन्होंने काम किया है। तो रियासत तो आई ना सामने। ये आशिकान रसूल सड़कों पे निकले और एक ग़ुलाम रसूल SI शहीद हो गया। इसका जवाब सब ने उठाया है कि जवाब दें, मेरा भी यही जवाब है। IG राव सरदार जब कल उनके घर गए तो किस मुंह से गए कि जी मैं उनको आज सुबह छोड़ रहा हूँ कस्टडी में, जिनको ले लिया था 1080 बंदे छोड़ दिए, इस्लामाबाद से भी छोड़ दिए, पंजाब से भी छोड़ दिए। तो ये आप बताएं ना, ये खून किसकी गर्दन पे है? अब आप ये नारा सुनेंगे रियासत है माँ के जैसी होनी चाहिए, मेरा जवाब फिर वही होगा कि फिर ये रियासत कराची में, KP में, बलोचिस्तान में क्यों खामोश है? आपने मौका देना है, सबको दें। वहाँ पे भी यही इल्ज़ामात हैं। आप बिल्कुल पंजाब की किसी पार्टी के हवाले से, वो भी वफाक की पार्टी बन जाएगी, वो बनी हुई है, वो MPA भी लेके आए हैं सिंध से, लियारी से, ठीक बात है, लेकिन फिर यकसा सलूक करें सबके साथ, सबको चॉइस दें, फिर उसके अंदर चेक रखें कि जी चॉइस के बाद कौन भागता है। मुझे ये बताएं, इस मॉब में पुलिस के सिपाही शहीद हुए, आप किस पे गन रखेंगे कि जी ये फलाने ने मारा है? कैसे शवाहिद अदालत में आप साबित करेंगे कि जी यही था? आप कैसे कह सकते हैं कि जी हम उनको नहीं छोड़ेंगे? आपने तो सारे छोड़ दिए। बिल्कुल ऐसे। आप कैसे, क्या कोई पता है कि जी फलाना भाग गया, इनमें से इन्होंने नॉमिनेट किया किसी ने, CTD ने, पुलिस ने, किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने कोई नाम दिया कि जी फलाने पुलिस वाले को फलाने बंदे ने मारा था? ये तो नजदीक भी नहीं लगे। आप बताएं ना मुझे कि GT रोड पे जो लोग शहीद हुए हैं पुलिस के लोग, उसमें किसका नाम दिया इन्होंने? IG को भी कल जाके उसके घर जवाब देना चाहिए था, जिस पुलिस वाले के बच्चों से हाथ रखने के लिए गए थे। बड़े जबर का काम होता है ये, बड़े सब्र का काम होता है। असूल यही है कि या तो फिर आप माफ़ी करें तो सबके लिए करें, और फिर बैठ जाएं
ये नहीं है कि जी आपने मतलब एक के लिए रख लिया फिर आप दूसरे सूबों में एक और परवान चढ़ाएंगे तहरीक कि जी अच्छा जबर करेंगे, डंडा देंगे, हम चढ़ाई करेंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी। फिर जब लोग निकलेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? होना ये चाहिए कि ये पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो एक तरफा कानून साजी जैसा काम करने जा रहे हैं वहां पे आप इस मुआहदे को पब्लिक कर दें। बेसिकली अब कुछ रहा नहीं है इस मुआहदे में कि जो पब्लिक होना हो। देखिए ना, अनाउंसमेंट में दोनों ने एक दूसरे को फेस सेविंग दे दी कि जी हम भी नहीं कह रहे, आप भी नहीं कह रहे, हम साइड पे हो जाएंगे। उन्होंने जाके ऐलान कर दिया कि जी साद रिजवी आएंगे तो आपने जाना है। तो अंगूठा तो आ गया, गर्दन पे आ गया और जवाब आपको कल अदालत में मिल जाएगा। हम भाई पहले आपने इल्जामात लगाए सब टीएलपी पे, गवर्नमेंट ने, किसी और ने नहीं लगाए। तो कोई आप कैसे ये सब कुछ कर लेते हैं? मतलब वो कहते हैं ना कैसे कर लेते हो भाई? अब आप मुआहदे की भी पॉलिटिकल करने जा रहे हैं, करे। आपको पहले किसी ने रोका था? लोग तो पहले भी ये इल्जाम लगा रहे थे कि ये प्रॉक्सी लाई गई है। क्यों लाई गई है? अब आप मिलके जा रहे हैं तो लोग पूछेंगे नहीं कि फिर ये इतना बड़ा बंदोबस्त क्यों किया? क्या आपको अपने पीटीआई को वोट पे यकीन नहीं रहा कि हमारे साथ वोट होंगे लोगों के? ये बड़ा अहम है और ट्रिकी सवाल है। पहले भी इस मुल्क में बहुत ज्यादा मजहबी बुनियादों पे पार्टियां बनी हैं, फिरका वारियत पे भी बनी हैं, फिर वो लोग महदूद हो जाते हैं। आपको सोचना चाहिए, जो ब्रिगेडियर साहब ने सवाल उठाया फैटफ का, हम किसी को फेनेटिक नहीं कह रहे कि जी फलाना, लेकिन आपको सिस्टम में लाना है तो कौमी धारे में लाने के लिए सिस्टम भी बनाए सबके लिए, फिर यकसा बनाए ताकि दुनिया भी मान ले और सब मान ले। जी फैसल साहब। देखिए वही बात है कि जब ऑफिशियल वर्जन ही नहीं आ रहा तो इसमें राय क्या देनी है। अच्छा, मजे की बात यह है कि दोनों फरीकैन ने इस बात पे इत्तेफाक किया है कि 10 दिन तक जो है वो खामोश रहना। ये भी जो है वो जो चीज़ें सामने आई, अब कल बशीर फारूकी साहब का जो इंटरव्यू आया वो इतना ख़तरनाक इंटरव्यू है। अब इंटरव्यू देखें ना कि कराची के ताजिर के पास एक कॉल आती है, वो ताजिर साहब जो है वो बशीर फारूकी साहब को और मुफ्ती मुनीर साहब को लेके जाते हैं और उसके बाद ये चीज़ें जो है वो तय होती हैं। तो अगर इस सारे मामले में हुकूमत के हाथ से तो चीज़ें निकल चुकी थी, तो अगर फौज मुदाखलत नहीं करती तो ये तो फिर हुकूमत ने सब चीज़ें जो है वो बिल्कुल ही तबाही मचा देनी थी। देखिए, लेकिन आज जो इमरान खान साहब ने बात कही है ना वो बड़ी दिलचस्प है। बहुत ही यानी कि कहना चाहिए कि वैसे तो इनकी रोज़ाना कोई ना कोई इनकी हुकूमत के जब से आए कोई ना कोई दिलचस्प बात निकल आती है, लेकिन आज बड़ी मज़ेदार बात आई है। इन्होंने अपने वज़रा पे बड़ी चढ़ाई कर दी और कहा कि इनके वज़रा जो है इनका दिफा करने में जो है वो नाकाम हो गए, और उन्होंने मिसाल दी एमकेएम की कि आप एमकेएम से सीखें, कि एमकेएम से सीखें कि दिफा कैसे किया जाता है अपनी पार्टी की पॉलिसी का, अपनी पार्टी की लीडरशिप का। ये वही एमकेएम है जिसको कल बोलते थे ये जिंदा लाशें। कुछ अरसे कबल उन्होंने एमकेएम को नफीस बोला, खुद एमकेएम वाले जब से उनको नफीस बोला शर्मिंदा घूम रहे थे। आज उन्होंने एमकेएम को जो है वो अपने उस्ताद का दर्जा दे दिया, यानी कि अब वो एमकेएम जो है वो एक नफीस उस्ताद हो गई है। अब तहरीक इंसाफ जो है वो एमकेएम से सीखेगी, बकौल इमरान खान के, सही है गलत है इमरान खान साहब को पता हो, वो एमकेएम से सीखेगी कि पार्टी की लीडरशिप का जो है वो दिफा जो है और उसका जो है कैसे किया जाता है, और अगर मुखालफिन का मुकाबला करना है तो वो कैसे किया जाता है। ये तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, जो उसके वफाकी वज़रा है, उन्होंने अब एमकेएम से सीखना है। अब पता नहीं इस पे एमकेएम जो है उसकी क्लास कराची में लेगी, इस्लामाबाद में लेगी, और कौन सी एमकेएम से सीखना है अभी ये भी क्लियर नहीं है। तो इस बात की, क्योंकि एमकेएम भी बहुत सारी हो गई है ना, अभी कौन सी एमकेएम से सीखने को कहा। अगर ये भी इस वजाहत कर देते तो यहाँ वाली एमकेएम के लिए भी आसानी हो जाती और एमकेएम को भी मालूम चल जाता किससे सीखना है। तो ये बड़ी एक अनोखी बात जो है वो आज सामने आई है। जी इलियास साहब। देखिए जी, ये जो मुआहदा हुआ, मुआहदे के तहत अब जो स्टीयरिंग कमेटी की जानब से काम किया जा रहा है, उसके ये गवर्नमेंट की जानब से जो नुकात थे उनको तो अभी तक तो किसी को वाज़ेह नहीं किया गया। जो भी है पता चल रहा है किस तरह वाज़ेह करें। अभी तक जो है कि 1060 कह रहे हैं कि 1060 बंदों को रिहा कर दिया, और वो जो हैं जो जिन पर कोई केस वगैरह नहीं है अभी, जो या जिनमें से ऐसे लोग थे जिनको 16 MPO के तहत घरों में बंद किया गया था। अब जो मज़ीद नुकात वगैरह क्या हैं, अब वो कह रहे हैं कि जी दूसरे मामलात है ही नहीं थे जिन पर जो रैली निकाली गई थी, और अभी तक सड़कें जो हैं वो खाली कर दी हैं, वो पार्कों में बैठे हुए हैं। अभी भी ये वाज़ेह नहीं हो रहा कि क्या मुआहदा था, कि किस तरह जो कारकुनान जाके पार्कों में बैठ गए, सड़कें तो खुल गई हैं, लोगों के मसले वगैरह ट्रैफिक के निज़ाम तो खुल गए। तो ये है कि सूरत हाल ये पता चले कि क्या है, किस नौइयत के हुए, क्योंकि जो पहले मुज़ाकरात होते थे वो तो सामने आ जाते थे,
जो भी ये मुआहदा होता था उसको सामने ले आया करते थे। अभी तक तो वाज़ह नहीं हुआ रोज़, लेकिन स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग्स हो रही हैं, जो गारंटी दी गई थी और उनके मुताबिक तो है कि उस पर अमल दरामद शुरू हो गया है। अब मज़ीद लोगों को देख रहे हैं कि किस तरह उनको छोड़ा जा सकता है, जो मज़ीद केसेस हुए हैं उनको किस तरह वापस लिया जाना है, उस पर बातचीत तो हो रही है कि किस तरह ये काम होना है। तो लेकिन ये नहीं है कि आइंदा फिर दोबारा एहतजाज होता है कि नहीं होता, इस बारे में कोई ऐसा नहीं दिया गया कि गवर्नमेंट फिर दोबारा अपने इस मुआहदे से हट जाती है। ये तमाम चीज़ें जो पहलू हैं जो सामने आने चाहिए कि जी आइंदा इस तरह का ना हो, क्योंकि ये जो सूरत हाल थी इसकी वजह से आपको देखें पूरा मुल्क जो है मफलूज होकर रह जाता है, या जो भी जहाँ भी एहतजाज होता है तो इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए जो भी है। क्योंकि ये पहले जब ये शुरू होने लगा था एहतजाज तो इनको पहले चाहिए था कि पहले ही मुज़ाकरात के लिए बुला लेते और बैठ जाते, जो इतने नहज पर पहुँच जाते, कीमती जानें चली गई, टाइम ज़ाया हुआ, लोगों के कितना नुकसान, कारोबारी नुकसान हुआ। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, जिन लोगों के घर वाले जो कीमती आदमी चले गए, ज़िंदगी की बाजी हार के या शहीद हो गए, तो जो सूरत हाल है उनको देखना चाहिए। पुलिस वाले थे, अब पुलिस वाले आज IG साहब बरस रहे थे कि जी आपने रोका क्यों नहीं है लाहौर से निकलते वक्त, तो वो आगे से कह रहे हैं कि जी हमारे पास वेपन नहीं थे, ना हमारे पास कोई ऐसी चीज़ थी जो ज़रूरत है। ज़ाहिर है उनकी ACR भी IG साहब ने आज कहा कि मैं ख़राब कर दूंगा, जो अपना काम नहीं कर सके। तो ये सूरत हाल है, इसके आफ्टर इफेक्ट्स जो आ रहे हैं दूसरी साइड्स पर भी वो भी देखे जा रहे हैं कि जी क्या सूरत हाल हो रहा है। ठीक है लियास साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तीसरा सवाल हमारा होगा, क्या गुरबा के लिए हुकूमती पैकेज से महंगाई का मसला हल हो पाएगा? राय लेंगे ब्रेक के बाद। जो पैकेज इस वक्त इंशाल्लाह ताला हम ला रहे हैं और वज़ीर आज़म अगले 1-2 दिनों में उसको अनाउंस करेंगे। 1 करोड़ से ज़्यादा जो आबादी है उसको बराह रास्त रिलीफ दिया जाएगा इस महंगाई के ज़िमन में। नाज़रीन, मुशीर ख़जाना शौकत तरीन ने महंगाई के मारे आवाम को एक बार फिर बिजली और तेल की कीमतों में मज़ीद इजाफे से खबरदार किया है। उन्होंने बताया कि IMF ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में ज़्यादा इजाफे का कहा था, मगर हम कम इजाफे पर राज़ी हुए हैं। ताहम इससे पहले ही महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। माहाना महंगाई 10% तक पहुँच गई है। LPG की फ़ी किलो कीमत में 13 रुपये से ज़्यादा का इजाफा कर दिया गया, जबकि बिजली का बुनियादी टैरिफ 1 रुपये 68 पैसे फ़ी यूनिट बढ़ाने पर भी गौर हो रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तला जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने ये दावा किया है कि गरीबों को रिलीफ देने के लिए बड़ा पैकेज ला रहे हैं, और इस हवाले से कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कौम से खिताब भी करेंगे और वो ज़ाहिर है अनाउंस भी करेंगे। और इसी हवाले से हमारा सवाल है, बरीर साहब मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर गरीबों के लिए बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। जिस तरह की महंगाई है, वैसे मुझे ये गरीब कहते हुए भी अजीब लग रहा है, क्योंकि मुझे तो अपना आप भी गरीब लग रहा है जिस तरह की महंगाई है और उसके अकॉर्डिंग आप अपना लाइफ स्टाइल गुजार रहे हो। आपके ख्याल में ये जो हुकूमती पैकेजेस लाए जाते हैं और अब ये जो एक और पैकेज का कहा जा रहा है रिलीफ पैकेज, इससे महंगाई का मसला हल हो जाएगा? दुआ ये क्यों समझ रही हैं आपके महंगाई ब्रिगेडियर साहब को इन्होंने खत्म करानी है? उनका दावा है ना, एक तारीख है जो कामिल साहब बार-बार उनको रिमाइंड भी करवाते हैं। वो दावा तो ना तारीख है, वो तो आप याद रखिए, उन्होंने सन नहीं बताया हुआ, सिर्फ 30 जून का तारीख पे तारीख पड़ रही है ना। जी लेकिन दुआ बात ये है कि गरीब सबसे ज्यादा इस वक्त लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है, जो आपने बात की है। ये इतने बड़ा मसाइल इस वक्त मसाइल है लोगों के लिए कि आई थिंक गवर्नमेंट इज नॉट रियलाइजिंग। आप 1 करोड़ लोगों को जो बिल्कुल लोअर बिल्कुल मजदूर तबका उसको तो दे देंगे, तो बाकियों को क्या करेंगे? जो सफेद पोर्शन जो किसी के पास जा भी नहीं सकते हैं। और ये जो छोटे छोटे पैकेजेस होते हैं ना, इनसे मसाइल कभी हल नहीं होते हैं। यू हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन कि इसको हमने कैसे करना है। सब्सिडी देते हैं तो वो जो बड़े बड़े होल्डर्स हैं उनको फायदा होता है। बात यह है कि आप लोगों को ये टैक्स वो देखेंगे, लोगों को आम लोगों को कैसे फायदा होता है। इसलिए ये इसका हल नहीं है। आपको अपने प्रोविंसेस में चीफ मिनिस्टर के थ्रू टोटल कंट्रोल के जरिए वो जिनको आप कंट्रोल चीज़ों को कर सकते हैं। आप पेट्रोल चलें, आपने जो लगा दिया, फिर उसके बाद आपने चीनी आटा ये तो महंगी, बस बाकी चीज़ें तो नहीं करें। और लोगों को रिलीफ दें तो फिर सब लोगों को दें, कम से कम मिडिल क्लास लोगों तक दें जो कि सबसे ज्यादा पीछे में, और वो किसी का हाथ भी नहीं फैला सकते हैं। तो फिर इनकी लाइन क्या होगी भाई साहब? वैसे ऑन अ लाइटर नोट के गरीबों और मिडिल क्लास के लिए हुकूमती पैकेज, देखिए आप बात और उसमें फिर से जो है आपके जो सरकारी मुलाजमीन है उनको देखें,
उनकी तो कितना, जब 10% इन्फ्लेशन होगी तो उन बेचारों का क्या हाल होगा। तो ये आई थिंक इनको आप सोचने की जरूरत है कि आप अपने मुल्क की जो अननेसेसरी करप्शन है, FBR में है, कस्टम में है, वो उसको पैसों को रिकवर करके अपने लोगों पे खर्च करें। सही जी। आमिर साहब, बिजली गैस महंगी, अच्छा जी, फिर उस गैस का अगला हिस्सा है LPG महंगी, और कल एक बड़ा रिलीफ पैकेज 1 करोड़ लोगों के लिए। ये जो पैकेज है, क्या ये मतलब 12,000 रुपये 14,000 रुपये महीने की उसी तरह की इमदाद होगी? कुछ डायरेक्ट सब्सिडी का नाम ले रहे हैं, जो भी ढूंढ लाएं। वो 1 करोड़ क्या पहले कोरोना में भी दिए थे, क्या सारे लोग मुतमईन हो जाते हैं उससे? जब सब लोगों के लिए हर चीज़ महंगी हो चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट के कहने में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जी लाइफ लाइन पे जो हैं बिल्कुल उन 200 यूनिट वाले को हम नहीं कर रहे। आज इन्होंने नेपरा में फिर दरख्वास्त दे दी 1 रुपये 68 पैसे बिजली का यूनिट बेस कीमत बढ़ाने की, जो 2 रुपये के करीब जाके पड़ेगा टैक्स की सूरत में। कोई चीज़ ऐसी नहीं रही, और फिर भी वो फवाद साहब कहते हैं दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क हमारा है। बिल्कुल होगा, इसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि जब से आप लोग आए हैं वो पिछले तो खाम का सस्ती चीज़ें देते रहे, उनको इसमें भी सज़ा दे दें, क्योंकि क्यों तुमने सस्ती दी, हमारे लिए मसला बना दिया। हाल ही यही रह गया है, क्योंकि इनके पास जवाब ही साबका हुकूमतें हैं, और जिस चीज़ की ये कीमत रोक नहीं सकते। मतलब आप मुझे बताएं, जिनकी पॉलिटिकल तैयारी इतनी है कि इनका स्पेशल असिस्टेंट रिज़ाइन दे के जाता है और वो इलेक्शन लड़ नहीं सकता क्योंकि उसने दूसरे हल्के से लाया। ये इसी तरह की प्लानिंग होती है इनकी, बैठे बैठे, जैसे वो कल शायद अयाज साहब ही कह रहे थे ना, सुबह दोपहर शाम वाली, ये इसी तरह ही है कि ये ख्याल आ गया तो ये पकड़ लो, इसका कान छोड़ दो, उसका पकड़ लो। ये सारा काम इसी तरह ही चल रहा है। अल्लाह फजल करे, बस देखें क्या होता है। सही। अयाज साहब, बिजली तेल मजीद महंगा होगा, अब ये हुकूमती पैकेज किसके काम आएगा वैसे? नहीं, एक तो वो आप कह रही थी मिडिल क्लास जी, तो वो क्या वो कहते हैं, मुहद्दबत सा कहते हैं ना मरखल, वो तो शायद उससे अब तलाश करनी पड़ती है इस मुल्क में। एक चीज़ समझ आ रही है कि 1 करोड़ लोगों को रिलीफ देने जा रहे हैं, तो 21 करोड़ खुशहाल लोग हैं इस मुल्क में। ये तो सबसे पहले मुबारक हो आपको। फिर जितनी दफ़ा मैं सुनता हूँ हमारे वुज़रा कहते हैं कि जी दुनिया में सस्ता तरीन मुल्क है, यकीन करें मेरा दिल करता है कि मैं किसी महंगे मुल्क में चला जाऊं। मतलब इतने सस्ते में मुझसे तो नहीं रहा जाता, इनके लिए शायद आसान हो। तो आप दुआ करें, इज्तिमाई दुआ करें कि हम किसी महंगे मुल्क में चले जाएं ताकि हमारे हालात जिंदगी कुछ बेहतर हो जाए। फैसल साहब, तो एक क्रेडिट तो मौजूदा हुकूमत को देना पड़ेगा, इसकी पॉलिसियां जो है ना वो किसी एक तबके तक नहीं है। इसकी पॉलिसियों से अमीर, गरीब, मिडिल क्लास सब लोग जो है वो बराबर की सतह पे जो है वो मुतासिर होते हैं। आप देखें ना, आप इतनी बड़ी एंकर है, आप कह रही हैं आपको भी महंगाई का असर होगी, जबकि एंकर तो माशरे के बहुत खुशहाल तबकों में शुमार होता है। ब्यूरो चीफ उससे भी ज्यादा, वो एंकर नहीं है, ब्यूरो चीफ उससे भी ज्यादा खुशहाल तबके में शामिल होता है जी। वैसे एंकर्स की भी क्लासिफिकेशन नहीं, आप तो बहरहाल माशरे एंकर की तो बच्चों की जो पैदा होता है तो उसकी ख्वाहिश पहले होता है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, अब बच्चा बनता भी एंकर बनना है। तो एंकर तो हमारे सोसाइटी का, माशरे का इतना खुशहाल और काबिल एहतराम तबका हो चुका है। तो आप इससे सारे तबके के जो लोग हैं मुतासिर। जी, वक्त कम है, फैसल साहब कंप्लीट कीजिएगा क्विकली। हुकूमत को चाहिए कि ये सब्सिडी देने पर और पैकेज देने के बजाय रोजगार के नए मौके पैदा करे और कारोबार के नए मौके पैदा करे, जो मसले का मुस्तकिल हल है। ठीक है इलियास साहब, देखिए रिलीफ पैकेज क्या देना है, इतनी महंगाई कर दी। बजट में भी तो इन्होंने पैकेज दिया था, बजट में भी बड़ी ऐसी तकरीरें की थी शौकत तरीन साहब ने कि जी अब महंगाई से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन देख लें उसके इफेक्ट्स आए। अब ये सब्सिडी देंगे, इसके पता नहीं क्या नुकसान होंगे, ये भी हमें कर्जे की सूरत में वापस करना पड़ेगा। सही है, आपकी बात भी से नुकसान ही होंगे। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।